हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग एमसीक्यूज पार्ट 1। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच। 4 ऑप्शन है हमारे। ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स टेक्स प्लेस। क्वेश्चन है क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड नहीं किया जाता है, यानी ना ही एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट किया जाता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो सेल्फ सफिशिएंट होती है, जहां पर कंज्यूमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंट्री के अंदर ही पूरी की जाती है, कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं किया जाता है। ओपन इकोनॉमीज़ जो होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज्ड होती हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब में ये इंगेज्ड होती हैं। बट क्लोज्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। इसी रीज़न से जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उनकी ग्रोथ एज कंपेयर टू ओपन इकोनॉमी स्लो होती है, क्योंकि सभी गुड्स वो अपने यहाँ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी खुद की ही कंट्री में कंज्यूम कर रहे हैं। इस रीज़न से जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू ओपन इकोनॉमीज। इसके अलावा क्लोज्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, यानी किसी भी इकोनॉमी को हम कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसी बहुत से कमोडिटीज़ हैं, ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है किसी गुड्स को बनाने के लिए, वो किसी एक ही कंट्री में अवेलेबल हों, ये पॉसिबल नहीं है। यानी जिन भी रिसोर्सेज की हमको ज़रूरत है किसी गुड्स के प्रोडक्शन को करने के लिए, वो सभी रिसोर्सेज किसी एक सिंगल कंट्री में अवेलेबल हों, ये पॉसिबल नहीं होता है। इस रीज़न से कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं इंपोर्ट कराना ही पड़ता है जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं हो सकती। हम ब्राज़ील का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है लेकिन बहुत कम किया जाता है उनकी जीडीपी के परसेंटेज के कंपैरिजन में। तो ये मोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं किया जाता है। वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन था क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों नहीं होता है उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनी विच अ पर्सन हैज टू एक्सेप्ट अप टू एनी लिमिट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, ऑप्शनल मनी या नन ऑफ द अबव। इसके बारे में जान लेते हैं। मनी को अगर हम लीगैलिटी के बेस पर क्लासिफाई करें तो 2 तरीके की मनी है, लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर वो मनी होती है जिसको एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट एंड पीपल। इस मनी को लीगल सैंक्शन मिला हुआ होता है, तो कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता जो मनी है उसको एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करने से। जैसे अगर आप 100 रुपये का जो नोट है वो किसी को देते हैं किसी गुड्स के एक्सचेंज में, तो वो पर्सन इस 100 रुपये के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता या रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो 100 रुपये का नोट है इसको क्या है, लीगल टेंडर मिला हुआ है, यानी लीगल सैंक्शन मिला हुआ है, तो इसको एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। अब लीगल टेंडर मनी भी 2 तरीके की है, पहली है लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरी है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब है ऐसी मनी जो एक मैक्सिमम लिमिट तक ही एक्सेप्टेबल है, उस लिमिट के बाद उस मनी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसी के अपोजिट अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो है
जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है, किसी भी लिमिट तक इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। अप टू एनी लिमिट इट कैन बी एक्सेप्टेड। लिमिटेड लीगल टेंडर में जैसे अगर हमारे पास 25 पैसे हैं तो इसको हम 25 रुपीज़ तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस लिमिट के बाद इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहीं अनलिमिटेड लीगल टेंडर है तो कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि 1 रुपये का कॉइन हो सकता है, 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये के कॉइन है, 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, 500 रुपये के नोट, ये सारे क्या हैं, लीगल टेंडर हैं और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी ये होता है। नेक्स्ट है ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी वो है जिसको कोई लीगल सैंक्शन नहीं मिला हुआ है बट ये पब्लिक के थ्रू एक्सेप्टेबल होती है। चूंकि इसे कोई लीगल टेंडर नहीं मिला हुआ है इसीलिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो इस टाइप की मनी को एक्सेप्ट करे। अगर वो पर्सन अपनी स्वेच्छा से इंडिविजुअली एक्सेप्ट करना चाहता है तो कर सकता है, बट हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो इस तरीके की मनी को एक्सेप्ट करे। जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हुंडीज को यूज किया जाता है तो ये एक ऑप्शनल मनी है। तो हमारा क्वेश्चन था कि ऐसी मनी जिसे एक पर्सन किसी भी लिमिट तक एक्सेप्ट कर सकता है वो कौन सी मनी है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जैसे कि 200 के नोट हो गए, 500 के नोट हो गए, 100 रुपये के नोट हो गए, 5 रुपये का कॉइन हो गया या 2 रुपये का कॉइन हो गया, ये सभी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इशू पेपर करेंसी इन इंडिया। 4 ऑप्शंस हैं, द बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बंगाल और द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड में सबसे पहले पेपर करेंसी इशू की गई थी चाइना में। इसके बाद धीरे धीरे पेपर करेंसी का यूसेज, पेपर करेंसी इवॉल्व हुई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बैंक ऑफ बंगाल फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी बैंक ऑफ बंगाल ने इशू किया था इन द ईयर 1806। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द बैंक ऑफ बंगाल was the first bank to issue paper currency in India. Next question है, if a currency note is demonetized, it takes away the right of that currency. अगर करेंसी नोट को डीमोनेटाइज कर दिया जाए तो उस करेंसी का कौन सा राइट खत्म हो जाता है? लीगल टेंडर कैरेक्टर, एक्सचेंज रेट, वैल्यू या नन ऑफ द अबव। सबसे पहले जान लेते हैं डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो डीमोनेटाइजेशन किसी मॉनेटरी यूनिट का लीगल टेंडर रिमूव करने की एक प्रोसेस है। यानी डीमोनेटाइजेशन में जो करंट फॉर्म ऑफ मनी होता है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है और नए नोट्स या नए कॉइन्स को सर्कुलेशन में लाया जाता है। रिसेंटली 8 नवंबर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था ₹500 और ₹1000 के नोट्स का। ₹500 और ₹1000 के जो बैंक नोट्स थे डीमोनेटाइजेशन के थ्रू इनको सर्कुलेशन में से हटा दिया गया था। यानी इनकी जो लीगल टेंडर स्टेटस थी उसको ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह नए 500 के नोट, नए 500 के नोट्स और ₹2000 के नए बैंक नोट्स को प्रिंट किया गया। तो डीमोनेटाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू करेंसी का जो लीगल टेंडर स्टेटस है वो हट जाता है, उसका राइट खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से किसी करेंसी का जो लीगल टेंडर स्टेटस है या कैरेक्टर है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, The central bank is the topmost bank and exercises control over the entire banking system of the country. Statement 2 है, both the central bank and the commercial banks directly deal with the public. तो 4 ऑप्शंस हैं, both the statements are true, only statement 1 is true.
ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू या बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है और इसको एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला फंक्शन है इसका इशू ऑफ करेंसी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है उसको इशू करती है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, जो कि फिनांस मिनिस्ट्री इशू करती है। दूसरा है बैंकर्स बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका बैंकर है सेंट्रल बैंक। जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। कमर्शियल बैंक्स हो या गवर्नमेंट हो, अगर उन्हें कहीं से भी मनी नहीं मिल पाता है जब उनको ज़रूरत हो, तो एंड में वो आरबीआई के पास जा कर के अपनी जो ये रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के जो कैश रिजर्व्स हैं उनका कस्टोडियन सेंट्रल बैंक होता है। हमने क्रेडिट कंट्रोल में पढ़ा है सीआरआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी पैसा एज अ डिपॉजिट आता है उसमें से कुछ परसेंटेज उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, और बचे हुए अमाउंट को ही वो एज अ लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इंडिया में आरबीआई जो मनी है उसको कंट्रोल करती है। वेरियस मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है, जैसे कि वन ऑफ द मेथड है आपका कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट आ रहा है उसका कुछ अमाउंट वो एज अ रिजर्व आरबीआई के पास रख रही हैं। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो सीआरआर है उसको इंक्रीज कर देती है। ऐसी सिचुएशन है जिसमें मार्केट में और पैसा रिलीज होने की ज़रूरत है, उस समय वो सीआरआर को डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया में आरबीआई। जब भी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक से बोरो कर सकती है। नेक्स्ट है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सुपरविजन करना और कंट्रोल करना ये सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। सेंट्रल बैंक इनके लिए पॉलिसीज़ और रूल्स बनाती है जिनके थ्रू ये सुपरवाइज और कंट्रोल करने का काम करती है कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था द सेंट्रल बैंक इज द टॉप मोस्ट बैंक इन एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज भी करती है और कंट्रोल भी करती है। दूसरा है कि बोथ द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। ये गलत है। सिर्फ कमर्शियल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली डीलिंग करती है, सेंट्रल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली डीलिंग नहीं करती है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, बट जब पब्लिक डीलिंग की बात आती है तो पब्लिक से डायरेक्टली डीलिंग कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ना कि सेंट्रल बैंक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 जून, 1 जुलाई या 1 दिसंबर। तो 2020-21 से आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है ये हो गया है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। प्रीवियसली ये क्या था, 1 जुलाई से 30 जून ये फाइनेंशियल ईयर होता था आरबीआई का प्रीवियसली, बट अब 2020-21 से ये अप्रैल टू मार्च हो गया है। तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और प्रीवियसली ये था 1 जुलाई से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, इशूइंग करेंसी और फिनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। हमें बताना है कि इनमें से कमर्शियल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है। सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, तो ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। जो भी डिपॉजिट्स आते हैं ऐसे प्रपोजल्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं जहां से उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। दूसरा है गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये भी कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। कमर्शियल बैंक्स लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करती हैं। थर्ड है इशूइंग करेंसी, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, ना कि कमर्शियल बैंक का। करेंसी इशू करने की जो अथॉरिटी है ये मिली हुई है सेंट्रल बैंक को, यानी कि आरबीआई को। कमर्शियल बैंक्स करेंसी को इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फिनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स, ये भी कमर्शियल बैंक का ही फंक्शन है। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर है, इनको जो फिनेंसिंग की ज़रूरत है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू इनको प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इशूइंग ऑफ करेंसी ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड इन एसबीआई, आईडीबीआई, पीएनबी या आरबीआई। तो सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। इसके अलावा 14 मेजर बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज किया गया था 19 जुलाई 1969 में। इसके अलावा 6 और कमर्शियल बैंक्स थे जिनको 15 अप्रैल 1980 में नेशनलाइज किया गया था, जिसमें से एक था आपका आंध्रा बैंक। इसके अलावा 14 मेजर बैंक्स में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक्स इन 14 मेजर बैंक्स में शामिल थे। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया सितंबर 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, पीएनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई हैज ओवरसीज ब्रांच इन एसबीआई कनाडा, एसबीआई मॉरिशस, एसबीआई श्रीलंका या ऑल दी अबव। तो अगर हम एसबीआई की ओवरसीज ब्रांच की बात करें तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर एसबीआई की ब्रांच है, जैसे कि एसबीआई ऑस्ट्रेलिया, एसबीआई बांग्लादेश, एसबीआई बहरीन, एसबीआई बोट्सवाना, कनाडा, चाइना, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएसए में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल दी अबव। अगर हम एसबीआई कनाडा की बात करें तो ये 1982 में बनाया गया था। इसके अलावा एसबीआई मॉरिशस ये 1989 में बनाया गया था, जिसे हम एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड नाम से जानते हैं। इसके अलावा एसबीआई श्रीलंका, यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं एसबीआई की। एक है कोलंबो में, दूसरी है कैंडी में और थर्ड है जाफना में। जाफना ब्रांच को 9 सितंबर 2013 में बनाया गया था। और एसबीआई श्रीलंका का ओल्डेस्ट बैंक है और ये बनाया गया था इन द ईयर 1864। इसके अलावा साउथ कोरिया में रिसेंटली 2016 में, जनवरी 2016 में एसबीआई की ब्रांच ओपन हुई है सियोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज, इंडिया का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बंगाल। 1770 में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटी के अंतर्गत। 1832 में इसे बंद कर दिया गया था और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को क्लोज करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को एस्टैब्लिश किया, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्स्ट बैंक in India was Bank of Hindustan, which was established in the year 1770. मैंने कमर्शियल बैंक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको इन सभी बैंक्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मनी एंड बैंकिंग में एमसीक्यूज पार्ट 1।
होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।